गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन का मतलब आपको पता है कि जो क्या करती है, इसके अंदर हीट रेडिएशंस ट्रैप हो जाती हैं, जो एक हीट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने का भी काम करती है परफेक्ट ब्लैक बॉडी, और हीट रेडिएशंस को एमिट करने का भी काम करती है कि जो उसके ऊपर रेडिएशन फॉल करेंगी वो उसको एब्जॉर्ब कर लेगी और एमिट भी करेगी। ठीक है, तो अब हमारे पास हम मान लेते हैं इसके अंदर कि एक होलो एनक्लोज़र है जो कि एक ब्लैक बॉडी की फॉर्म में है, किसी टेम्परेचर टी पे वो रखा हुआ है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या होगा, जो वॉल्यूम है इस एनक्लोज़र के अंदर वो सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भरा होगा। अब वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होंगी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसके कारण जनरेट हो रही होंगी, उस जिस टेम्परेचर टी पे ये एनक्लोज़र आपने मेंटेन करके रखा हुआ है। आपने इस टेम्परेचर टी पे इस होलो एनक्लोज़र को क्या करके रखा है, फिक्स मेंटेन करके रखा है, और इस टेम्परेचर टी के कारण इसके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से भरा हुआ है ये एनक्लोज़र। तो जब हम इस एनक्लोज़र की वॉल के अंदर एक होल कर देंगे तो अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, इस एनक्लोज़र से बाहर निकलना स्टार्ट कर देंगी। तो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की रेंज में आपको बाहर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलेंगी। मतलब एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज के लिए आपको क्या मिलेंगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस मिलेंगी। और जैसे ही आप इस टेम्परेचर को क्या करोगे, इंक्रीज़ करोगे, टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने के साथ जो बिहेवियर था, अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इस ब्लैक बॉडी के अंदर से निकल रही हैं, उन ब्लैक बॉडी रेडिएशंस और वेवलेंथ के बीच में अगर हम एक ग्राफ ड्रा करें तो हम क्या देखेंगे कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक वेवलेंथ रेंज के लिए आपको कुछ एनर्जी आउटसाइड में मिलेगी। ठीक है, तो जैसे हम इसमें एग्जांपल, जो ये फिगर हमारे पास 3.3 इसमें दे रखी है सामने आपके, इस फिगर में हम देख सकते हैं कि अगर आपका जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस तो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वेवलेंथ को रिप्रेजेंट कर रही है। वाई एक्सिस किसको रिप्रेजेंट कर रही है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं उसकी एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रही है। और ये जो ग्राफ के अंदर आपको अलग अलग कर्व्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे एक ये वाला कर्व हो गया, फिर ये कर्व हो गया, फिर ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, इस तरह से आपको ये 6 कर्व्स दिखाई दे रहे हैं। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो जब हम टेम्परेचर 904 केल्विन की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं इसमें कि एक वेवलेंथ रेंज के लिए आपको एनर्जी मिल रही है। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन निकल रही हैं वो एक वेवलेंथ रेंज में 2 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर से 5 × 10⁻⁴ सेंटीमीटर की वेवलेंथ रेंज की आपको रेडिएशंस मिल रही हैं। और इन रेडिएशंस की जो एनर्जी है वो किस पे दिखा रहे हैं हम, एक्स एक्सिस पे। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी आपकी क्या हो रही है, बढ़ रही है, और एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे जाके आपकी एनर्जी मैक्सिमम हो जाती है। उस वेवलेंथ को हम क्या बोलते हैं, लैम्बडा एम से रिप्रेजेंट करते हैं उस वेवलेंथ को। ठीक है, और फिर उस वेवलेंथ के बाद फिर से आपकी एनर्जी क्या हो जाती है, कम होना स्टार्ट कर देती है। तो अब ये जो हम बोल रहे हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए उसके अंदर से रेडिएशन निकल रही है। रेडिएशन का मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यहाँ पे जो हीट रेडिएशंस है उनका मतलब क्या हुआ, वो किससे मिलके बनी है, यहाँ पे वो बनी है फोटोन्स से मिलके। ठीक है, तो क्या हो गया, लाइट एनर्जी के फोटोन्स बाहर निकल रहे हैं, और वो फोटोन्स एक पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में निकल रहे हैं, और जिन फोटोन्स की एनर्जी मैक्सिमम हो रही है, फिर उसके बाद वेवलेंथ बढ़ने के साथ फिर क्या आ जाती है, मिनिमम पे वैल्यू आ जाती है। तो और साथ में हम ये देख रहे हैं कि अगर आप टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर रहे हो तो जो आपकी पीक वैल्यू है वो भी इंक्रीज़ हो रही है। मतलब टेम्परेचर की इंक्रीज करने के साथ एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे एनर्जी डेंसिटी आपकी क्या हो रही है, जो एनर्जी है इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, जो फोटोन बाहर निकल रहे हैं, इन फोटोन्स की जो एनर्जी है वो क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है,
अब जो ये हमने ये एक्सपेरिमेंट किया, इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने ग्राफ ड्रा किया, इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हमारे पास जो दो मेन रिजल्ट्स आए इस एक्सपेरिमेंट के, कि हमने एक ब्लैक बॉडी, एक होलो एनक्लोजर ले लिया जो कि एक ब्लैक बॉडी की फॉर्म में, और उसके अंदर से आपने होल कर दिया दीवार से, उसकी वॉल से, और उससे आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बाहर निकल रही हैं, मतलब एनर्जी फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं। तो इस एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स को हम कैसे समराइज कर सकते हैं? पहला तो इसमें क्या होगा, एनर्जी इज नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन स्पेक्ट्रम ऑफ ब्लैक बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब आपकी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर एनर्जी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, वेवलेंथ चेंज हो रही है, उसके साथ एनर्जी क्या हो रही है, चेंज हो रही है आपकी। और उसमें भी जब वेवलेंथ, जैसे ग्राफ में हम देख रहे हैं कि एक आपकी एनर्जी मैक्सिमम तक जा रही है और उसके बाद फिर से आपकी एनर्जी क्या हो रही है, मिनिमम तक आ रही है। सेकेंड पॉइंट है, एट ए गिवन टेम्परेचर द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशंस इंक्रीजेज विद द इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपकी इंटेंसिटी है हीट रेडिएशन की, वो इंक्रीज कर रही है, इंक्रीज ऑफ वेवलेंथ एंड बिकम मैक्सिमम एट ए पर्टिकुलर वेवलेंथ। व्हेन वेवलेंथ इज इंक्रीज फर्दर the intensity of heat radiation decreases. This wavelength corresponding to maximum intensity of heat radiations is represented by lambda m। ये चीज़ हम अभी डिस्कस कर ही चुके हैं कि हीट रेडिएशन की एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम तक, उसकी अगर वेवलेंथ को बढ़ाओगे मैक्सिमम तक वैल्यू जाएगी, उसके बाद फिर वैल्यू एनर्जी की डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस वेवलेंथ पे वैल्यू मैक्सिमम हो रही है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं। एज द टेम्परेचर, तीसरा पॉइंट है इसमें, एज द टेम्परेचर ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन इंक्रीजेज द वेवलेंथ लैम्डा एम डिक्रीजेज such that lambda mt is equal to constant which is known as Wien's displacement law। अब इसका मतलब क्या हुआ, अगर आप टेम्परेचर को ब्लैक बॉडी को इंक्रीज कर रहे हो तो जो लैम्डा एम आपको, जहाँ जिस वेवलेंथ पे आपको मैक्सिमम एनर्जी मिल रही थी, वो वेवलेंथ की वैल्यू आपकी कम होती जा रही है। टेम्परेचर इंक्रीज किया, मैक्सिमम वेवलेंथ की वैल्यू आपकी कम होगी। जैसे कि इस ग्राफ के हम अंदर देखेंगे, सपोज जैसे ये ग्राफ आपको सामने दिखाई दे रहा है 905 केल्विन पे जब हम देख रहे हैं तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी कहाँ है, जैसे इसको मैं एक मैक्सिमम वैल्यू इस पॉइंट पे आई है ना। जब 998 केल्विन की बात करेंगे वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अब जब ऐसे टेम्परेचर इंक्रीज करते करते हम 646 केल्विन पे पहुंच गए तो यहाँ मैक्सिमम वैल्यू मिली। तो वो किसके कोरस्पॉन्डिंग मिली, जब हम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे तो वो वेवलेंथ हुई आपकी 1 और 2 के बीच में। ये जो वेवलेंथ एक्स एक्सिस पे दिखा रहे हैं ना हम, वेवलेंथ लैम्डा इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, मतलब लैम्डा की जो वैल्यू है उसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर से। तो ये लगभग आपकी वैल्यू 2 ही लगा के चलो इसको, यहाँ पे जो ये वैल्यू है, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी 646 केल्विन पे लैम्डा एम की जो वैल्यू आई, यहाँ पे जो आपकी लैम्डा एम की वैल्यू आई, ये लैम्डा एम की वैल्यू आपके पास कितनी आई, 2 इंटू 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर। लेकिन जब हम बात करेंगे 904 केल्विन की, तो वो लैम्डा एम की वैल्यू ये आ रही है आपकी, वो किसके अराउंड है, वो लगभग आपकी 3.5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर की है। तो हमने क्या देखा कि आपने टेम्परेचर को जब इंक्रीज़ किया तो टेम्परेचर की इंक्रीज़ करने के साथ आपकी लैम्डा एम की वैल्यू क्या हो गई, डिक्रीज़ हो गई। ये इसको हम क्या बोलते हैं, इस लॉ को हम क्या बोलेंगे, विंड डिस्प्लेसमेंट लॉ। और ये क्या बोलता है कि जब आपकी ये लैम्डा एम की वैल्यू तो चेंज हो गई, कम हो गई, लेकिन आप इस लैम्डा एम की वैल्यू को क्या करोगे, अगर टेम्परेचर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज़ कांस्टेंट आएगी। मतलब क्या होगा, लैम्डा एम इंटू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट रहेगा। एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन, टेम्परेचर बढ़ा दिया लैम्डा एम कम हो गया, टेम्परेचर घटा दिया लैम्डा एम इंक्रीज हो गया, लेकिन लैम्डा एम इंटू टी आपके पास कांस्टेंट रहेगा। और इसी को हम क्या बोलेंगे, वेन डिस्प्लेसमेंट लॉ बोलेंगे। इसके अंदर चौथा पॉइंट है आपका, द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन फॉर ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो इंटेंसिटी है हीट रेडिएशंस की वो इंक्रीज कर रही है टेम्परेचर के बढ़ने के साथ। तो ये तो यहाँ ग्राफ में दिखाई दे रहा है
कि लैम्बडा एम की वैल्यू तो कम हो रही है, लेकिन जो मैक्सिमा है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ जो ग्राफ है आपका वो ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, हाइयर एनर्जी की साइड शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो रही है आपकी, इंक्रीज हो रही है। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है आपके पास, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एरिया अंडर ईच कर्व रिप्रेजेंट द टोटल एनर्जी एमिटेड बाय ब्लैक बॉडी। This area increases with increase of temperature. It is found that area is directly proportional to fourth power of the absolute temperature of black body radiation. So energy is directly proportional to फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर विच इज़ कॉल्ड स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ। मतलब क्या हुआ इसका कि जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही है। एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है, जो ये आपका ग्राफ आया, ये ग्राफ जो आपको 904 केल्विन पे मिल रहा है, चाहे वो आपको मिल रहा है 998 केल्विन पे, चाहे आपको मिल रहा है 1995 पे, चाहे वो आपको मिल रहा है 1959 पे, आप देख रहे हो कि अब जो एनर्जी टोटल एनर्जी अब इस पर्टिकुलर वेवलेंथ रेंज में आपके फोटोन्स एमिट हुए, ठीक है। तो टोटल फोटोन्स कितने एमिट हुए, वो उससे हम कैसे क्या पता लगा सकते हैं टोटल एनर्जी का, भाई एक फोटोन आपकी एच न्यू एनर्जी लेके निकलता है, ठीक है, और 10 फोटोन निकले तो 10 इंटू एच न्यू एनर्जी लेके निकले, ठीक है। इस पर्टिकुलर वेवलेंथ में आपके फोटोन्स निकल रहे हैं, रेडिएशंस निकल रही हैं। तो इस ग्राफ के अंडर जो एरिया आएगा, जो ये नीचे वाले ग्राफ के अंडर ये शेडिड रीजन हमने दिखाया, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल एनर्जी को। अब जैसे ही 1646 केल्विन की बात करेंगे तो इस कर्व के अंडर जो ये वाला एरिया आपका बन रहा है, ये पूरा का पूरा एरिया, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल एनर्जी को। तो जितना टेम्परेचर बढ़ रहा है उतना ही आपकी एरिया बढ़ रहा है और उतनी ही आपकी टोटल एनर्जी बढ़ रही है। तो जो आपकी रिलेशन हमारे पास होता है एनर्जी और एरिया में होता है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ टेम्परेचर। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हमने ब्लैक बॉडी के बारे में कुछ समझ लिया कि ब्लैक बॉडी के ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट किया, उसके क्या कंसिक्वेंसेस रहे, क्या उस एक्सपेरिमेंट से मेन फीचर्स निकल के आए, ठीक है। अब उसके बाद हम ब्लैक बॉडी के लिए प्लैंक्स लॉ ड्राइव करने के लिए, कि प्लैंक्स लॉ बेसिकली प्लैंक्स लॉ ऑफ प्लैंक्स रेडिएशन लॉ हमारे पास क्या होता है, जो कि हमें एक रिलेशन सेटअप करके देगा एनर्जी डेंसिटी और वेवलेंथ, या एनर्जी डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी के बीच में, कि टोटल एनर्जी जो निकल रही है वो फ्रीक्वेंसी के साथ उसका क्या रिलेशन है, या वेवलेंथ के साथ क्या रिलेशन है ब्लैक बॉडी रेडिएशंस के लिए। तो उस लॉ को ड्राइव करने के लिए हम किसकी हेल्प ले लेंगे, बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स की हेल्प लेंगे। लेकिन इसमें जो हमारी बेसिक कंडीशन थी ना, वो एक बेसिक कंडीशन चेंज हो जाएगी। कौन सी बेसिक कंडीशन चेंज हो जाएगी, अगर हम किसी ब्लैक बॉडी को कंसीडर करके चलते हैं तो ब्लैक बॉडी के अंदर ये उसकी फीचर है कि जब एक फोटोन की सपोज आपके पास एनर्जी 2h न्यू है, ठीक है, एक फोटोन की एनर्जी ज़्यादा है, उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो इसलिए उसकी एनर्जी मान लो हमने मान ली 2h न्यू है। वो जाके कंटेनर की वाल जो आपकी ब्लैक बॉडी रेडिएशन, जिस होलो एनक्लोजर, जो होलो एनक्लोजर लिया है हमने, उस होलो एनक्लोजर की वाल पे जाके टकराती है। तो वो फोटोन जब वाल पे जाके टकराएगा तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के केस में ऐसा हो सकता है कि वो जो ब्लैक बॉडी है उस फोटोन को एब्जॉर्ब कर ले, और उसको एब्जॉर्ब करने के बाद दो फोटोन्स को एमिट कर दे, उसके बदले जिन दोनों फोटोन्स की एनर्जी कितनी है, एच न्यू और एच न्यू है। तो मतलब उसने क्या किया, 2h न्यू एनर्जी का फोटोन एक क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। उसके बाद उसने एच न्यू प्लस एच न्यू एनर्जी के दो फोटोन्स को एमिट कर दिया, इन दो फोटोन्स को क्या कर दिया, एमिट कर दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल नंबर फोटोन्स जो पहले 10 थे, ऐसा होने के बाद अब टोटल नंबर ऑफ फोटोन सिस्टम के अंदर कितने हो चुके हैं, 11 हो चुके हैं, क्योंकि एक फोटोन उसने एक के बदले दो फोटोन्स को एमिट कर दिया। तो इसलिए ब्लैक बॉडी जो कि आपका नॉर्मल, जब हम गैस की बात करते हैं, गैस के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है गैस के केस में, क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं एक बार वो ना तो डिस्ट्रॉय होते हैं और ना दोबारा से प्रोड्यूस होते हैं। तो जितने मॉलिक्यूल्स हैं, बाहर से कोई मॉलिक्यूल अंदर एंटर कर गया तो कर गया, नहीं तो
उसके अंदर मॉलिक्यूल्स ना तो ख़त्म होंगे और ना ही मॉलिक्यूल्स नए प्रोड्यूस होंगे। लेकिन ब्लैक बॉडी रेडिएशन यहाँ पे इस केस में क्या होगा, उसके विद इन दी एनक्लोजर आपके क्या हो जाएंगे, फोटॉन्स प्रोड्यूस भी होंगे और फोटॉन्स डिस्ट्रॉय भी होंगे। तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे कांस्टेंट नहीं रहेंगे। जब टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास कांस्टेंट नहीं रहेंगे तो इसका मतलब जो हम रूल लगाते थे समेशन DNI इज इक्वल टू 0 वाला, वो आपका एप्लीकेबल यहाँ पे नहीं होगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से के DNI इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ये जो टोटल चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। पार्टिकल्स बढ़ भी सकते हैं सिस्टम के अंदर और कम भी हो सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, अगर हम बात कर रहे हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे ब्लैक बॉडी रेडिएशन की, तो उस केस में आपके पास क्या रहेगा, टोटल एनर्जी सिस्टम की कांस्टेंट रहेगी। क्योंकि क्या हुआ था यहाँ भी, अगर एक फोटोन आपका 2h एनर्जी का है, वो जाके वाल के साथ टकराया और वहाँ से क्या हो गया, दो फोटोन्स उसने एमिट करे। एक फोटोन की एनर्जी थी h, दूसरे फोटोन की एनर्जी थी 2h। तो यहाँ पे क्या हो गया फिर, तो मतलब क्या हो गया, एनर्जी तो कांस्टेंट रही 2h ली, दो फोटोन एनर्जी h और h एनर्जी के एमिट कर दिए, लेकिन टोटल एनर्जी सिस्टम की तो कितनी रही, 2h ही एब्जॉर्ब हुई थी और 2h ही एमिट हुई, तो वो एनर्जी में चेंज नहीं आया। तो ये वाला लॉ यहाँ पे एप्लीकेबल होगा एनर्जी वाला, कि du किसके इक्वल, टोटल चेंज इन एनर्जी किसके इक्वल होता था यहाँ पे, समेशन आई इक्वल टू 1 से के UI DNI की, और वो चीज़ 0 के इक्वल रहेगी। और दूसरा, अब भी जो सिस्टम बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स को ओबे करते हैं उसके लिए दूसरा क्या होता था कि जो थर्मोडाइनमिकल प्रोबेबिलिटी है इक्विलिब्रियम स्टेट के लिए, उसका डिफरेंशिएशन भी 0 होता है, क्योंकि वो मैक्सिमम वैल्यू और किसी मैक्सिमम वैल्यू का डिफरेंशिएशन करें तो वो 0 के इक्वल होता है। तो जो कल हमने आर्टिकल किया था जिसमें हमने W की वैल्यू लिखी थी बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए, और उस वैल्यू को लिख के हम D ऑफ log W इज इक्वल टू, ये जो इक्वेशन दिखाई दे रही है आपकी यहाँ पे, समेशन आई इक्वल टू 1 से के log NI प्लस GI माइनस log NI इंटू DNI इज इक्वल टू 0 पे पहुँचे थे। ये वहाँ पे हमारे पास कल वाले आर्टिकल में इक्वेशन कौन सी निकल के आई थी, 3.6 निकल के आई थी। तो अब इस 3.6 इक्वेशन को हम यहाँ डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें करना क्या है यहाँ भी, D ऑफ log डू। जब आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को करने जाओगे, अगर आपके पास केवल ब्लैक बॉडी प्लैंक्स लॉ, ड्राई प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन यूजिंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन आता है, तो उस केस में आप यहाँ पे क्या करोगे, उस आर्टिकल का रेफरेंस नहीं दोगे, आप W की वैल्यू लिख के दिखाओगे कि W किसके इक्वल थी, समेशन आई पाई आई इक्वल टू 1 से के, और जो हमने लिखा था कल NI प्लस GI डिवाइडेड फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय NI फैक्टोरियल GI फैक्टोरियल जो हमने निकाला था। और उससे आगे फिर आप क्या करोगे, log लोगे उसका, उसके बाद स्ट्रिलिंग फार्मूला लगाओगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे, और उसके बाद फाइनली जो इक्वेशन 3.6 कल हमने निकाली थी वो निकाल लोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हम डायरेक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो गया, D ऑफ log W किसके इक्वल हो गया, समेशन आई इक्वल टू 1 से के log NI प्लस तो इस इक्वेशन को हम यहाँ पे डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे इस केस में। तो ये हो गया हमारे पास log NI प्लस GI माइनस log NI इंटू DNI इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद आपके पास क्या था कि जैसे हम उन तीन इक्वेशंस को ऐड करते थे, जो बेसिक अप्रोच हम फॉलो करते हैं बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स के लिए या फिर MB स्टैटिस्टिक्स के लिए, या आगे हम फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे, उसमें क्या था, हम इन तीन इक्वेशन को D ऑफ log W इज इक्वल टू 0 और समेशन DNI इज इक्वल टू 0 और समेशन UI DNI इज इक्वल टू 0, तीनों को ऐड करते थे। जो लास्ट की दो इक्वेशन है समेशन DNI इज इक्वल टू 0 और समेशन UI DNI इज इक्वल टू 0, इनमें हम अल्फ़ा और बीटा का मल्टीप्लाई भी करते थे। तो यहाँ पे समेशन DNI इज इक्वल टू 0 वाली कंडीशन हमारी फॉल्स हो गई, तो उस इक्वेशन को हम नहीं लेंगे, केवल दो इक्वेशंस को इसमें रखेंगे। कौन कौन सी, एक तो D ऑफ log W इज इक्वल टू 0 और दूसरा समेशन UI DNI इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब यहाँ से हमारे पास क्या हो जाएगा, log NI प्लस GI किसके इक्वल हो जाएगा,
अब यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगी, जब इन दो कंडीशंस को लगाएंगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी, समेशन एन आई प्लस जी आई माइनस लॉग एन आई, ये तो हो गई आपकी डी ऑफ लॉग डब्ल्यू की, माइनस बीटा यू आई इंटू डी एन आई इजकल टू जीरो। अब बीटा क्या किया हमने, जो सेकंड इक्वेशन थी एनर्जी वाली उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, log एन आई प्लस जी आई माइनस log एन आई माइनस बीटा यू आई इजक्वल टू ज़ीरो आ गया। बीटा की वैल्यू है 1/kt, और यहाँ से हो गया आपके पास log ऑफ एन आई प्लस जी आई माइनस log एन आई किसके इक्वल आ गया, यू आई बाई के टी, क्योंकि आपने बीटा की वैल्यू पुट कर दी। फर्दर आप क्या करोगे फिर इसमें, फर्दर तो अब इसमें क्या हो गया हमारे पास, कहाँ तक पहुँच गए हम लोग, हमने देख लिया कि यहाँ से क्या आ गया, log एन आई प्लस जी आई बाई एन आई इजकल टू यू आई बाई के टी आ गया। और फाइनली जब इसको सोल्व करेंगे एन आई लेफ्ट साइड में बच जाएगा और राइट में हमारे पास बच जाएगा जी आई बाई ई रेज टू पावर यू आई बाई के टी। ये आ गया आपके पास क्या, रिलेशन नंबर ऑफ पार्टिकल्स और डीजनरेसी के बीच में। अब यही चीज़ अगर हम किसके लिए अप्लाई करें, अगर यही अप्लाई करें हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन फ्रीक्वेंसी, ये तो हो गया हमारे पास एक कि एक कंपार्टमेंट के अंदर हमारे पास हम कितने एलिमेंट्री सेल्स लेके चल रहे हैं। अब हम बात करेंगे, जब अगर हम बात करें किसकी, एक फ्रीक्वेंसी रेंज की, कि इस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर हमारे पास कितने पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो जो ये इक्वेशन 3.14 है ये किस में चेंज हो जाएगी, एन आई की जगह क्या हो जाएगा, एन वी, मतलब एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। जी आई की जगह हो जाएगा जी न्यू, मतलब क्या हो जाएगा, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, जी न्यू का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल एट दिस फ्रीक्वेंसी, या फिर हम बोल सकते हैं डी जनरेसी एट दिस फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय ई रेज टू पावर यू आई बाई के टी माइनस 1। यहाँ से फर्दर अगर हम एक फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करें कि न्यू और न्यू प्लस डी न्यू फ्रीक्वेंसी रेंज में हमारे पास कितने पार्टिकल्स होंगे, तो उसमें वो क्या हो जाएगी आपके पास, एन न्यू डी न्यू किसके इक्वल आ जाएगा, जी न्यू डी न्यू डिवाइडेड बाई रेज टू पावर एच न्यू बाई के टी माइनस 1 के इक्वल आ जाएगा। मतलब एन न्यू की जगह हमने रिप्लेस कर दिया एन न्यू डी न्यू, तो जी न्यू की जगह हो गया जी न्यू डी न्यू, ठीक है। ये हो गया आपके पास कि फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू और न्यू प्लस डी न्यू के बीच में आपके कितने पार्टिकल्स होंगे। अब हमें पता है कि ब्लैक बॉडी के लिए फोटोन्स के केस में आपके पास क्या होता है, फोटोन्स का मास तो जीरो होता है और फोटोन्स की मोमेंटम किसके इक्वल होती है, एच न्यू बाई सी के इक्वल होती है। और अगर मोमेंटम आपकी पी है तो वो एच न्यू बाई सी के इक्वल होगी। अगर मोमेंटम पी प्लस डी पी की बात करेंगे, मतलब ऐसी मोमेंटम जब आपकी फ्रीक्वेंसी न्यू से न्यू प्लस डी न्यू हो चुकी है तो पी प्लस डी पी किसके इक्वल हो जाएगी, एच न्यू प्लस डी न्यू बाई सी के इक्वल हो जाएगी। और डी पी किसके इक्वल आ जाएगी, एच डी न्यू बाई सी होगा। यहाँ पे ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये आप यहाँ पे ये वी न्यू नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास, क्या हो गया, डी पी किसके इक्वल आ गया, यहाँ से एच न्यू बाई सी इंटू डी न्यू के इक्वल आ गया। अब हमने पढ़ा था कि जब हमने मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स के लिए डिस्कशन किया था तो वहाँ पे हमने निकाला था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्री सेल्स इन दी मोमेंटम रेंज पी प्लस पी एंड पी प्लस डी पी, वो किसके इक्वल निकल के आया था, 4 पाई वी पी स्क्वायर डी पी बाई एच क्यूब के इक्वल निकल के आया था। तो उस रिज़ल्ट को हम यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन थोड़े डिफरेंस के साथ यूज़ करेंगे, क्योंकि एमबी स्टैटिस्टिक्स के केस में आपके पास क्या होता है, जो आपके पार्टिकल्स होते हैं वो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पे पार्टिकल आपके फोटोन्स हैं, और फोटोन क्या है, फोटोन्स से क्या मिलके बन रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस बन रही हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं। और पोलराइज होने के बाद वो दो सिस्टम्स को फॉलो करती हैं, लेफ्ट हैंडेड सिस्टम और राइट हैंडेड सिस्टम। मतलब जो आपके टोटल नंबर ऑफ फोटोन्स उस एनक्लोजर के अंदर है, उसमें से हम मान के चल लेते हैं कि आधे फोटोन्स तो लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं और आधे फोटोन्स राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। तो मतलब जो हाफ फोटोन्स लेफ्ट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो आपस में तो इंडिस्टिंग्विजेबल हैं, लेकिन जो दूसरे फोटोन्स जो कि राइट हैंडेड सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं वो फोटोन्स उन फोटोन्स के कंपैरिजन में इंडिस्टिंग्विजेबल नहीं है। मतलब एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम वाला और एक राइट हैंडेड सिस्टम वाला फोटोन आपस में अलग
अलग हैं, लेकिन जितने भी लेफ्ट हैंडेड सिस्टम वाले फोटोन्स हैं और जितने भी राइट हैंडेड सिस्टम वाले फोटोन्स हैं वो क्या हैं, आप एक सिस्टम में क्या हो जाएंगे, टोटल जो भी मान लो 10 आपके लेफ्ट हैंडेड सिस्टम वाले हैं तो वो 10 आपस में इंडिस्टिंगिजेबल हैं, 10 आपके राइट हैंडेड सिस्टम वाले आपस में इंडिस्टिंगिजेबल हैं, लेकिन 10 लेफ्ट हैंडेड सिस्टम वाले 10 राइट हैंडेड सिस्टम वालों के कंपैरिजन में डिस्टिंगिजेबल हैं। हम बता सकते हैं कि ये फोटोन्स आपके लेफ्ट हैंडेड सिस्टम के हैं, ये राइट हैंडेड सिस्टम के हैं। तो इसीलिए यहाँ पे बी स्टैटिस्टिक्स के केस में आपके पास जो यहाँ पे जो ये वैल्यू आई थी GPDP की, इसमें 2 डीजनरेसी फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये वैल्यू किसके इक्वल बन जाएगी, ये बन जाएगी आपके पास GPDP इज इक्वल टू 8 पाई V p² DP के इक्वल बन जाएगी। और जब हम इस वैल्यू को पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यूज ऑफ P इज इक्वल टू h/c, तो DP किसके इक्वल हो जाएगा, अब हम निकाल चुके हैं ना ये पहले, ये वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं यहाँ पे कि जो हमारा P था वो h/c है और DP किसके इक्वल है, वो है h/c, ये न्यू यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक है, ये है h/c के। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, आप जहाँ पे आपका P है उसकी जगह तो h/c पुट कर दोगे और जहाँ पे DP है उसकी जगह h/c पुट कर दोगे और ये पुट करने के बाद हमें मिलेगी इक्वेशन नंबर 3.19, इक्वेशन नंबर 3.19 हमें मिल जाएगी, जिसमें आपके पास g/d किसके इक्वल हो जाएगा, 8 पाई V/c³ ν² d के इक्वल मिल जाएगा। ये आ गई आपकी डीजनरेसी इन फ्रीक्वेंसी रेंज न्यू एंड न्यू प्लस डी। अब इस वैल्यू को हम, जो हमारी प्रीवियस इक्वेशन थी ये वाली, जो हमारी यहाँ पे जो इक्वेशन आई थी n/d इज इक्वल टू g/d बाई e⁻h/kt, जो इक्वेशन आई थी, अगर हम इसमें पुट कर देंगे इसको तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, n/d किसके इक्वल हो जाएगा, 8 पाई V/c³ ν² d 1/h/(h/kt-1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गई हमारी n/d की वैल्यू। अगर हम एनर्जी की बात करें तो एनर्जी हमारे पास, अब ये जो फोटोन्स टोटल बाहर निकले कितनी एनर्जी लेके निकले वो हम कैसे निकालें, तो हम अब एक फोटोन की एनर्जी आपकी h/v के इक्वल होती है, ठीक है। अगर हमारे पास क्या है n/d नंबर ऑफ फोटोन्स है उस पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी रेंज में, तो वो टोटल उनकी एनर्जी कितनी होगी, अगर h/v को n/d से मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या हो जाएगी, आपके पास उन फोटोन्स की एनर्जी हो जाएगी, और उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगी, वो एनर्जी डेंसिटी बन जाएगी, मतलब एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम बन जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, h/v से मल्टीप्लाई करके n/d को v से डिवाइड कर देंगे, और यहाँ पे फिर नेक्स्ट स्टेप में n/d की वैल्यू जो इक्वेशन 3.20 में हमने निकाली है, ये वाली इक्वेशन, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास आफ्टर कैंसिलेशन e/d की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8 पाई h/c³ d/e⁻h/(kt-1 बन जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, प्लैंक्स लॉ फॉर ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। और इस प्लैंक लॉ को हम, ये तो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में हो गया, अगर हम चाहें तो इसको वेवलेंथ की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है न्यू किसके इक्वल होती है, c/λ के इक्वल होती है। यहाँ से d न्यू हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगी, -c/λ² इंटू d λ। जब आप फ्रीक्वेंसी का डिफ्रेंशिएशन करोगे और राइट हैंड साइड में भी डिफ्रेंशिएशन करोगे तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ पे आप न्यू की जगह तो c/λ पुट कर दोगे और d न्यू की जगह c/λ² इंटू d λ पुट कर दोगे, और जब आफ्टर पुटिंग, जब ये पुट कर दोगे आप, तो आप यहाँ पे पहुँच जाओगे e λ d λ इज इक्वल टू 8 पाई h/c³ इंटू c³ c/λ² d λ इंटू 1/e⁻hc/λ-kt-1 पे। अब उसके बाद इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो फाइनली आपके पास e λ d λ क्या रिलेशन वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, 8 पाई h/c/λ5 d λ/e⁻hc/kt-1। ये इक्वेशन 3.22 आपके पास क्या हो गया, प्लैंक्स लॉ हो गया इन फॉर्म ऑफ लैम्बडा। अब यहाँ पे जो हम पहले निकालते थे प्लैंक्स रेडिएशन लॉ यूजिंग
हम एक हाइपोथेटिकल रेजोनेटर्स वहाँ पे कंसीडर करके चलते थे, लेकिन यहाँ पे जो हमने निकाला है वो डायरेक्ट फोटॉन्स कंसीडर करके ही निकाला है, तो इसकी वैलिडेशन उससे ज़्यादा है। तो इसका मतलब हम रिज़ल्ट वहाँ से भी हम यही निकालते थे, रिज़ल्ट यहाँ से भी हमने यही निकाला, लेकिन हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी थी वहाँ पे तो हमने क्या मान लिया कि ये सिस्टम उस जैसा सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे हम फोटॉन्स ही कंसीडर करके चले हैं और हम एग्जैक्ट रिजल्ट पे यहाँ पे पहुँचे हैं यूजिंग बोस-आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स। तो इससे नेक्स्ट जो होगा वो अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।